नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने देखा कि अपन पशुधन सहायक के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करा सके थे। आगे अपन देखो बेटा, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपने सामने कि गर्मियों के समय पशु कम एवं पतला दूध किस हार्मोन के कारण देता है। जैसे जैसे गर्मी आ जाती है, अब देखो आपको पता है कि मादा पशुओं के अंदर कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन आया, प्रोलैक्टिन आया, कई प्रकार के हार्मोन आए। तो उनमें से ऐसा कौन सा हार्मोन आया बेटा जो पशुओं में गर्मियों के समय दूध कम व पतला देने लग जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन और एड्रेनालिन, ये चार हार्मोन। अब देखो इन चारों हार्मोन का दूध उत्पादन में बहुत योगदान है, इन चारों हार्मोनों का। अभी मैं आपको चारों हार्मोनों के उपयोग बताऊंगा। किस हार्मोन का उपयोग है? गर्मियों के समय पशु कम एवं पतला दूध किस हार्मोन के कारण देता है? तो वो देता है बेटा किसके कारण? थायरोक्सिन नामक हार्मोन के कारण देता है। ठीक है। अगला ऑक्सीटोसिन, मिल्क लेट डाउन प्रोसेस का आपने नाम सुना होगा बेटा। ये मिल्क लेट डाउन, जिसको अपन बोलते हैं बेटा पाउसना भी बोलते हैं, ठीक है ना। थनों में दूध का आना, मतलब दूध नीचे आएगा बेटा, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मिल्क लेट डाउन। दूध का नीचे आना मिल्क लेट डाउन, और दूध का ऊपर जाना कहलाता है बेटा होल्डिंग अप कहलाता है। होल्डिंग अप के लिए एड्रेनालिन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है, और मिल्क लेट डाउन के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन 5 से 7 मिनट तक स्रावित होता है। इससे एक और अपने पास नया क्वेश्चन निकल के आता है कि दूध निकालने की संपूर्ण प्रक्रिया कितने समय में पूरी कर लेनी चाहिए? तो आपके पास ऑप्शन होगा बेटा 5 से 7 मिनट। अगला आ जाओ, ऑक्सीटोसिन का आपको पता लग गया बेटा। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन मैंने आपको बताया था बेटा कि दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए पशु को दिया जाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलैक्टिन। मिल्क प्रोडक्शन के लिए किसी भी पशु को, मादा पशु को दिया जाने वाला हार्मोन कौन सा है बेटा? प्रोलैक्टिन। आगे आ जाओ, एड्रेनालिन। ये हार्मोन एक डर के समय स्रावित होता है। एड्रेनालिन हार्मोन के कारण मादा पशु दूध को वापस कहां ले जाती है? ऊपर लेके चली जाती है। इस कंडीशन को बोला जाता है क्या? होल्डिंग अप। और ये किसके कारण होती है? तो ये होती है बेटा एड्रेनालिन नामक हार्मोन इसके लिए जिम्मेदार होता है, होल्डिंग अप के लिए। और गर्मियों में अगर आपसे पूछा जाए कि दूध पतला व कम किसके कारण होने लग जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया बेटा जितने भी हार्मोन, कल जैसे इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कई प्रकार के हार्मोन बताए थे। और लगभग मैंने एक एक दो इंपॉर्टेंट उपयोग जो उनके यूज आ रहे थे, जो वो काम कर रहे थे, वो भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे भी मैं आपको यही बता रहा हूं कि इनके जहां पे भी कहीं भी क्वेश्चन आए, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको सारे ऑप्शन पता होना चाहिए कि ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है, एड्रेनालिन का, थायरोक्सिन का, और ये भी पता होना चाहिए कि कहां से स्रावित होते हैं। जैसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन आ गया अंडा से आ गया, गर्भा से आ गया, अग्रज पीयूष ग्रंथि आ गया और पश्च पीयूष ग्रंथि आ गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन होता है बेटा पश्च पीयूष ग्रंथि से, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन होता है बेटा अग्रज पीयूष ग्रंथि से होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से गर्भाशय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है बेटा कि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो कि अंडाशय से स्रावित होता था, अंडाशय से, और कार्पस ल्यूटियम सीएल जो 10 दिन में, गाय में 10 दिन में बनकर रेडी हो गई थी, ये हार्मोन वहीं से स्रावित हो रहा है। अभी अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये गर्भाशय की गति को कम करता है या बढ़ाता है, या कम भी करता है या बढ़ाता भी है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस कंडीशन में आएगा बेटा कि प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन क्या करता है बेटा? गर्भाशय की गति को कम करता है, तभी तो गर्भावस्था मेंटेन रहेगी। और जैसे ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन हुआ, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन हुआ, ये सब क्या करते हैं बेटा? गर्भाशय की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन होता है वो गर्भाशय की गति को कम करता है, और गर्भावस्था को बनाए रखने का काम भी कौन करता है बेटा? प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन करता है, जो कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, अंडाशय से स्रावित होता है, और अफरा जब जेर गिरती है उस समय भी प्लेसेंटा अफरा से भी स्रावित होता है। तो याद रखना बेटा कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की गति को कम करता है, जबकि एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन जो नामक हार्मोन होते हैं वो गर्भाशय की गति को बढ़ाने का काम करते हैं। गाय भैंस में कौन सा अंडाशय अधिक क्रियाशील होता है? बायां, दायां, दोनों अंडाशय अक्रियाशील होता है। अब आपको मैं पहले एक चीज बता दूं बेटा इस क्वेश्चन में कि गाय भैंसों में कौन सा अंडाशय अधिक क्रियाशील होता है। क्रियाशील तो देखो दोनों हो सकते हैं,
क्योंकि आपको पता है कि दो भाग दायां भी हो सकता है बायां भी हो सकता है, लेकिन अधिक क्रियाशील गाय भैंसों में, जैसे आपको पता है कि मुर्गी में बायां अंडा से क्रियाशील होता है, बायां जो अंडा से होगा वो क्रियाशील होगा, दायां अक्रियाशील होगा, और बायां क्या होगा, क्रियाशील होगा। लेकिन गाय भैंसों में, अब आपको देखो सिंपल सी चीज याद करनी है बेटा, जैसे ये मानो ये एक पशु के ये 4 पैर हो गया, ये इधर पूंछ वाला भाग हो गया, ये इसके मुंह वाला भाग हो गया, समझ में आ रहा है बेटा, ये इसके 4 पैर हो गए, ये इसकी पूंछ वाला भाग हो गया, इसके मुंह वाला भाग हो गया। अब माना मैं इस कंडीशन में खड़ा हूं तो मेरा राइट लेफ्ट तो कौन सा हो जाएगा बेटा, ये, और राइट कौन सा हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि पूंछ इस साइड पे मुंह साइड पे, यानी कि जानवर इस साइड पे खड़ा हुआ है, तो आपको देखो राइट इस साइड पे और लेफ्ट इस साइड पे। अब आपने पढ़ा था बेटा कि लेफ्ट साइड पे पशुओं में आमाशय होता है बेटा, और राइट साइड पे पशुओं में गर्भाशय होता है। तो बच्चा हमेशा, जब आपको पता है कि अपन कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, तो कृत्रिम गर्भाधान करते समय लेफ्ट हाथ अंदर डाला जाता है, रेक्टम के अंदर कौन सा हाथ डाला जाता है बेटा, लेफ्ट, यानी कि यूं जाते ही अपना डायरेक्ट कहां जाएगा, राइट में जाता है। अगर इधर होता तो अपन कौन सा हाथ डालते बेटा, राइट हाथ डालते, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको याद करनी है। क्या होता है बेटा कि लेफ्ट साइड पे तो होता है आमाशय, और राइट साइड पे होता है बेटा गर्भाशय और अंडाशय। सब किस साइड पे होगा बेटा, राइट साइड पे। इसीलिए गाय भैंसों में मुख्यतः जो अंडाशय क्रियाशील होता है वो कौन सा होता है, दायां अंडाशय क्रियाशील होता है, जबकि गाय भैंसों में इसमें नॉर्मल जो मुर्गी है इनमें कौन सा होता है बेटा, बायां होता है। पशुओं में बाईं साइड पे आमाशय पाया जाता है, दाईं साइड पे पाया जाता है गर्भाशय अंडाशय पाया जाता है। तभी तो ट्रोकार जो केनुला नामक उपकरण आफ आने पर रोमन में लगाया जाता है, वो लगाया जाता है बेटा बाएं लंबार पोसा में। आपने देखा होगा जानवरों में ऐसी कंडीशन होती है, दोनों तरफ ऐसे फ्लैंक बने होते हैं, उधर वाली साइड पे भी होगा, इधर वाली साइड पे भी। कभी भी आप देखना जानवरों में जो बाईं तरफ पूंछ की तरफ जाके देखना, आप पूंछ पे खड़े होकर बाईं तरफ की साइड पे देखना, बाईं तरफ का जो फ्लैंक होगा ऐसा बना होगा वो थोड़ा सा उभरा हुआ होगा, और दाईं तरफ का क्या होगा बेटा, कम होगा। आप किसी भी गाय भैंस को भी देखना बेटा जो गर्भवती हो, आप किसी भी गर्भवती गाय भैंस को देखोगे तो उसका राइट साइड पूंछ की साइड से देखना, पीछे से, तो आप देखोगे तो उसका राइट साइड थोड़ा सा बड़ा हुआ होगा जब वो गर्भवती होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा। तो मुख्यतः गाय भैंसों में कौन सा अंडा से अधिक क्रियाशील होता है, तो होता है दायां। और अगर मुर्गी में पूछा जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा हो जाएगा बेटा, बायां। अगला क्वेश्चन देखो, अपरा से स्रावित होते हैं कौन कौन से हार्मोन अपरा से स्रावित होते हैं। देखो बेटा, अपरा से स्रावित होने वाले हार्मोनों में मैंने अभी आपको एस्ट्रोजन भी बताया था और प्रोजेस्टेरोन भी आपको बताया था, तो इसका फाइनल आंसर राइट हो जाएगा ए और बी दोनों। एस्ट्रोजन भी अपरा से स्रावित होता है और ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन भी प्लेसेंटा से स्रावित होता है। क्यों? क्योंकि देखो अंडाशय में जो झिल्लियां बन रही है, अंडाशय के अंदर जो गर्भाशय के अंदर झिल्लियां वही बन रही है, और उन झिल्लियों के निर्माण में पशु को मध्य में लाने का काम एस्ट्रोजन हार्मोन भी वहां उपस्थित रहता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब पशु गर्भवती हो जाता है तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का क्या हो जाता है, लेवल कम हो जाता है। नॉर्मली उसका जब लेवल बढ़ता है तो उस कंडीशन में पशु मध्य में आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एनिस्ट्रस का अर्थ होता है, एनिस्ट्रस बांझपन का अर्थ होता है पशु का ताव में नहीं आना, पशु का अधिक ताव में आना, पशु द्वारा ताव के कम लक्षण प्रकट करना, या पशु का गर्भित होना। देखो एनिस्ट्रस का अर्थ, एनिस्ट्रस का सबसे मुख्य कारण, देखो बेटा 2-3 मुख्य कारण हो सकते हैं। एनिस्ट्रस की प्रॉब्लम एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का कम स्त्रवण भी हो सकता है, एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का बिल्कुल स्त्रवण नहीं होना, यानी कि बिल्कुल ही स्त्राव नहीं हो रहा, बिल्कुल ही नहीं बन रहा एस्ट्रोजन, वो भी हो सकता है। विटामिन ई एनिस्ट्रस का कारण हो सकता है। आहार में कैल्शियम, फॉस्फोरस मतलब मिनरल्स की कमी भी उसका कारण हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये कई प्रकार के एनिस्ट्रस के कारण हो सकते हैं। एनिस्ट्रस, देखो एनिस्ट्रस में क्या होता है कि कई बार गर्भाशय आंतरिक प्रजनन अंगों में विकार आ जाते हैं तो पशु गर्भवती नहीं होता, तो यानी कि पशु का गर्भवती नहीं हो पाना ही क्या कहलाता है, एनिस्ट्रस, यानी कि ताव में नहीं आ रहा, तो वो क्या कहलाता है बेटा, पशु का ताव में नहीं आना कहलाता है एनिस्ट्रस। और आगे देखो, पशु अधिक ताव में आ जाता है, या तो पशु ताव में नहीं आ रहा तो एनिस्ट्रस कहलाएगा, लेकिन अगर पशु अधिक ताव में आ जाता है तो उसको बोला जाता है बेटा निम्फोमेनिया। इस कंडीशन को बोला जाता है बेटा निम्फोमेनिया। आगे, पशु द्वारा ताव के कम लक्षण प्रकट करना, यानी कि ताव के पूरे लक्षण प्रकट नहीं कर रहा, तो वो कहलाएगा बेटा क्या, साइलेंट हीट। वो कहलाता है बेटा
साइलेंट हीट, और साइलेंट हीट मुख्यतया पाई जाती है बेटा बेसों में। और कब पाई जाती है बेटा? ये मध्य रात्रि के समय मुख्यतया ये पाई जाती है। तो आपको याद रखना है बेटा, इन सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर पता होना चाहिए। एनिस्ट्रस का अर्थ होता है पशु का ताव में नहीं आना, पशु का अधिक ताव में आना कहलाता है निम्फोमेनिया, पशु द्वारा ताव के कम लक्षण प्रकट करना कहलाता है साइलेंट हीट। और साइलेंट हीट मुख्यतः पाई जाती है बेसों में, और कब पाई जाती है बेटा? मध्य रात्रि यानी कि मिडनाइट में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आपको ये सारी की सारी याद होना चाहिए। पशु का गर्भित होना तो क्या है बेटा? ये तो नॉर्मल चीज है। पशु का गर्भित होगा तो बाद में पशु हो जाओ, वो गर्भ काल में आ जाएगा, ठीक है ना, वो गर्भवती पशु में आ जाएगा। तो देखो यहां पे मैंने तीनों का उत्तर बता दिया, आपको याद होना चाहिए डेफिनेट। इससे कई सारे क्वेश्चंस आपके सामने निकल के आ रहे हैं कि एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्त्रवण कम होने से भी पशु ताव में नहीं आता, और बिल्कुल ही कम होगा तो वो कम लक्षण प्रकट करना, जो साइलेंट हीट मुख्यतः भैंसों में पाई जाती है और मध्य रात्रि के समय पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, बच्चे का मां के पेट में जीवाणु व विषाणु के संक्रमण से सड़ना कहलाता है। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर मैं आपको 4 क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूं। बच्चे का मां के पेट में जीवाणु व विषाणु के संक्रमण से सड़ना कहलाता है। देखो पहला आ जाओ, मेट्राइटिस। गर्भाशय की सूजन को कहा जाता है मेट्राइटिस। 2 चीजें थी बेटा आपके पास, एक तो थी आपके पास मेट्राइटिस और एक आपके पास थी बेटा मेस्टाइटिस। आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। एक होता है मेट्राइटिस और एक होता है मेस्टाइटिस। अगर गर्भाशय की भित्ति में सूजन आ जाती है तो वो तो कहलाती है मेट्राइटिस, लेकिन अगर थनों में सूजन आ जाती है तो वह कहलाती है बेटा मेस्टाइटिस। लेकिन अगर गर्भाशय की आंतरिक भित्तियों में सूजन आ जाती है तो वह कहलाता है बेटा एंडोमेट्राइटिस। 3 चीजें आपको याद हो गया। गर्भाशय की भित्ति में सूजन आना क्या कहलाता है बेटा? मेट्राइटिस। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में सूजन आना कहलाता है एंडोमेट्राइटिस। थनों की सूजन को कहा जाता है मेस्टाइटिस। आगे आ जाओ, पायोमेट्रा। गर्भाशय में मवाद बढ़ जाना क्या कहलाता है बेटा? पायोमेट्रा। गर्भाशय में मवाद बढ़ने को क्या बोला जाता है बेटा? पायोमेट्रा। आगे आ जाओ, ममीफिकेशन ऑफ फिटस। नवजात जब बच्चा अंदर पेट में होता है बेटा, गर्भ जो पेट में होता है वह मरकर वहीं सूख जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है ममीफिकेशन ऑफ फिटस। समझे मेरी बात को बेटा? जो बच्चा होगा, पशु माना कोई भी पशु है, वो गर्भवती हुआ, उसके अंदर पेट के अंदर गर्भ में बच्चा पल रहा है, तो वो बच्चा वहीं मरकर सूख जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा ममीफिकेशन फिटस। अगला मैसीरेशन ऑफ फिटस। अंदर जो गर्भ के अंदर बच्चा है वह किसी जीवाणु और विषाणु के संक्रमण के कारण सड़कर वहीं मर जाता है, यानी कि पूरा सड़ जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा मैसीरेशन ऑफ फिटस। तो आपको याद हुआ बेटा? अब मैं दोबारा फिर रिवाइज कर रहा हूं। देखो, मेट्राइटिस कहलाता है बेटा गर्भाशय की भित्ति में सूजन आना, क्या कहलाता है? मेट्राइटिस। जैसे मैंने आपको बताया था, मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आना स्टोमेटाइटिस, मसूड़ों में सूजन आना जिंजिवाइटिस, जीभ में सूजन आना ग्लोसाइटिस। तो ये कई प्रकार की, जहां पे भी आइटिस आ रहा है वहां सूजन आएगा। तो देखो, मेट्राइटिस होता है बेटा गर्भाशय की भित्ति में सूजन आना, मेट्राइटिस। गर्भाशय की आंतरिक भित्ति में सूजन आना, एंडोमेट्राइटिस। थनों में सूजन आना कहलाता है बेटा मेस्टाइटिस। गर्भाशय में मवाद बढ़ना कहलाता है पायोमेट्रा। ममीफिकेशन ऑफ फिटस में मैंने आपको बताया कि बच्चा का गर्भ में ही मरकर सूख जाना कहलाता है ममीफिकेशन ऑफ फिटस। और मैसीरेशन ऑफ फिटस कहलाता है बेटा कि बच्चे का मां के पेट में जीवाणु और विषाणु के संक्रमण से सड़ना कहलाता है क्या? मैसीरेशन ऑफ फिटस। इसमें मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जाम में, मेट्राइटिस क्या होता है, मेस्टाइटिस क्या होता है, कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो आप आराम से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, वह मादा पशु जो साधारण मद में आता है, 2 बार से अधिक बार गर्भवती करवाने के पश्चात भी गर्भित नहीं होता कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा? देखो, वह मादा पशु जो साधारण मद में आता है, नॉर्मली मद में आ रहा है, लेकिन आपने उसको 2 बार गर्भवती करा दिया लेकिन फिर भी वह गर्भवती नहीं हो रहा, तो उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा क्या? रिपीट ब्रीडर। क्या बोला जाता है उसको? रिपीट ब्रीडर। साइलेंट हीट मैंने आपको अभी बताया कि मादा पशुओं का कम लक्षण प्रकट करना, यानी कि सामान्य से भी कम लक्षण। मादा पशु जब मद में आती है, यानी कि ताव के लक्षण जब ताव में आती है, तो आपको पता है जैसे बकरी है, बकरी की आवाज मिमियाना, कई प्रकार, जैसे मिमियाना, बेलोविंग बेसों में ये आवाज करते हैं। जैसे माना क्या नाम है, घोड़ी है, घोड़ी अपनी पूंछ को बार बार उठा के जो उसकी जो
वेजाइना होती है उसको बार बार दिखाती है। कई प्रकार का होता है बेटा, कई प्रकार के सिम्टम्स। देखो जैसे मान लो नॉर्मल गाय भैंस होते हैं, गोल गोल अपने जहां उसको बांधा जाता है उसके चारों ओर घूमना, बार बार पेशाब करना, उठना बैठना, एक दूसरे पशु के ऊपर संभोग की क्रिया के लिए तैयार होना, तो ये कई प्रकार के सिम्टम दर्शाते हैं। लेकिन साइलेंट हीट वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होता। अगर आ जाओ बेटा एनेस्ट्रस में, इसमें पशु बिल्कुल ही मद में नहीं आता। जो मैंने आपको बताया, अगर हार्मोन पूछा जाए तो एस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी, और विटामिन पूछा जाए तो विटामिन ई की कमी। आगे आ जाओ निम्फोमेनिया, इसमें पशु सामान्य से अधिक आता है, यानी कि जितना पशु को मद में आना चाहिए उससे भी ज्यादा मद में आता है, और इसमें एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का लेवल अधिक बढ़ जाता है। उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा निम्फोमेनिया। और रिपीट ब्रीडर बोला जाता है बेटा कि कोई पशु भी, कोई सा भी पशु हो बेटा जो एक बार गर्भवती कराने के बाद, 2 बार कराने के बाद, 3 बार गर्भवती कराने के बाद भी वो गर्भ धारण नहीं करता, उस कंडीशन को बोला जाता है क्या बेटा? रिपीट ब्रीडर। किस पशु में मध्यकाल के भीतर रक्त स्त्राव होता है? गाय में, कुतिया में, बकरी में और सुअरी में। देखो बेटा मध्यकाल स्त्रावित हो रहा है मादा, 2 चीजें, एक तो मध्यकाल के अंतिम जब मध खत्म हो जाता है उसके बाद स्त्रावित होता है, तो विदेशी पर में होता है। रक्त स्त्राव किसमें होता है? फिर विदेशी पर में होता है। उस मध्य चक्र के बाद यानी कि मध्यकाल के पश्चात अगर रक्त स्राव पूछा जाए तो पूछा जाएगा बेटा विदेशी ही पर, यानी कि विदेशी गाय की जो बछड़ियां होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि किस पशु में मध्यकाल के भीतर रक्त स्राव होता है, तो आपका फाइनल आंसर कौन सा राइट हो जाएगा बेटा? कुतियां। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर माना जैसे प्रोस्ट्रिंग जो ब्लीडिंग है, प्रोस्ट्रस जो ब्लीडिंग, आपको पता है कि मध्य चक्र की 2 अवस्थाएं होती है मेनली, फोलिकुलर और ल्यूटियल। फोलिकुलर में 2 होती है बेटा, प्रोस्ट्रस स्ट्रस। ल्यूटियल में होती है प्रोस्ट्रस स्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस। 4 प्रकार की प्रोसेस होती है। मध्य पशु आता है वो फोलिकुलर में आएगा, क्योंकि फोलिकुलर में 2 है बेटा, प्रोस्ट्रस स्ट्रस, मेटिस्ट्रस और डाइस्ट्रस बात की बात है, ठीक है ना। और नॉर्मल जो गाय भैंस होते हैं उसमें मध्यचक्र की सबसे लंबी अवस्था की बात की जाए तो वो डाइस्ट्रस होती है। ये चीज भी आपको याद रखना है। और पशु मध्य में आता है वो आता है स्ट्रस वाली अवस्था में पशु मध्य में आता है। लेकिन अगर माना मध्य के बाद अगर रक्त स्त्राव हो तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा विदेशी पर। लेकिन मध्य से पहले जहां मध्य स्त्राव मध्य चल रहा है उसी समय अगर स्त्राव होता है तो उसमें कुतिया आएगी। इसका फेमस उदाहरण है बेटा प्रोस्ट्रस ब्लीडिंग किसके में होती है, तो आपका आंसर आ जाएगा कुतिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आपको याद करना है। निम्न में से अफरा का कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान, मादा से भ्रूण को पोषक तत्व उपलब्ध कराना, उत्सर्जन पदार्थों को मादा के खून तक पहुंचाना, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे मादा पशु गर्भ धारण कर लेती है उसके पेट में बच्चा होता है, उस बच्चे का संबंध माता से सिर्फ एक चीज के द्वारा होता है जिसे प्लेसेंटा अफरा जेर बोला जाता है। ठीक है बेटा, ये याद है। अब देखो ऑक्सीजन CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सबका क्या कर रहा है बेटा? आदान प्रदान भी कौन कर रहा है बेटा? अफरा कर रहा है। मादा से भ्रूण को पोषक तत्व कहां से मिल रहे हैं? सारा का सारा वहीं से। गर्भाशय में जो दूध बन रहा है जिसे ग्रंथिल दूध कह रहे हो, सारा का सारा कहां से बन रहा है? वहीं से बन रहा है। आगे कौन पहुंचा रहा है उसको? कौन पहुंचा रहा है बेटा? वो सारा प्लेसेंटा ही पहुंचा रही है। उत्सर्जन पदार्थ जो भी माना उत्सर्जन आ रहा है वो सारा का सारा मादा किसके द्वारा कर रही है बेटा? सारा अफरा के द्वारा कर रही है। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अफरा से रिलेटेड क्वेश्चन है अगला। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, फिर इसके बाद अपन अफरा पढ़ेंगे कि अफरा कितने प्रकार की होती है। वृषण कोष में वृषण किसके द्वारा लटके होते हैं? याद करो पहली क्लास, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया था बेटा कि एक वृषण कोष होता है, उस वृषण कोष के अंदर 2 वृषण होते हैं। ये दोनों वृषण स्पर्मेटिक कोड यानी कि वृषण रज्जुओं के द्वारा लटके होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और जब बद्याकरण किया जाता है तो बुर्डीजो कास्टेटर नामक उपकरण के द्वारा इस वृषण रज्जु को निष्क्रिय कर दिया जाता है ताकि शुक्राणु निर्माण की प्रोसेस क्या हो जाए बेटा? बिल्कुल बंद हो जाए। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको पहले फुल डिटेल से पढ़ा चुका हूं। तो आप देखो बेटा वृषण कोष किसके द्वारा लटके होते हैं? वृषण रज्जु, जिसको स्पर्मेटिक कोड भी कहा जाता है। याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन होता है बेटा तुम्बिका में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, इन्फंडिबुलम में। अब आपने देखा होगा बेटा कि आपने ये तो पढ़ा है कि निषेचन अंडवाहिनी में होता है, लेकिन जब अंडवाहिनी के अंदर वाला भाग भी अगर दे रखा है तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा?
तुम्बिका हो जाएगा। आपको पता है कि निषेचन अंडवाहिनी के एम्पुला में होता है, तो एम्पुला को हिंदी में क्या बोला जाता है बेटा? तुम्बिका भी बोला जाता है या एम्पुला भी बोला जाता है।